नमस्कार। श्रुतिपुरी कृष्णायन यूट्यूब चैनल की ओर से मैं आप सभी व्यूअर्स का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज हम अभिव्यक्ति का तीसरा एपिसोड या तीसरा अंक लेकर आपके समक्ष हैं। मुझे याद आ रही हैं आज दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियाँ कि सिर्फ हंगामे खड़े करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और इन पंक्तियों को कोट करने का मेरा आशय सिर्फ पंक्तियों के बारे में बताना ही नहीं है। मैं आज चर्चा करना चाहती हूँ उस फाउंडेशन की, उन बच्चों की जिन्होंने कुछ ठान कर समाज की सूरत बदलने का बीड़ा उठाया है। आज हम बात करेंगे हमारा बचपन फाउंडेशन के बारे में। यूँ तो भारत में ऐसी कई संस्थाएं हैं, कई एनजीओज हैं, कई सरकारी विभाग हैं जो बच्चों के बचपन को बनाए रखने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारा बचपन फाउंडेशन भी हाल ही में उभरी एक एनजीओ है जो बच्चों के बचपन को संजोने का काम कर रही है। भारत में, जैसे मैंने आपको बताया कि विदेशों में भी और भारत में भी न जाने कितनी ही संस्थाएं इस कार्य को कर रही हैं। हमारा काम उनके कार्य का आकलन करना नहीं है, हमारा काम है उनके काम को आप तक पहुंचाने का। निर्णय आपका है, सहयोग आपका है और साथ आपने देना है इन संस्थाओं को इनका कार्य देखकर। मेरे साथ आज हैं बादल अग्रवाल हमारा बचपन फाउंडेशन से। मेरे साथ आज हैं वीरेंद्र कुमार, ये स्पेशल एजुकेटर हैं, ये भी हमारा बचपन फाउंडेशन से ही हैं। और मेरे साथ आज हैं मोहम्मद आजम, BSW किया है इन्होंने, ये भी हमारा बचपन फाउंडेशन से, फाउंडेशन के बचपन से जुड़े हैं। ये तीनों ही कहना चाहिए कि इन लोगों ने ही इस फाउंडेशन को जन्म दिया है। तो क्यों ना हम सीधे इन्हीं से सवाल करें कि ये फाउंडेशन क्या है और किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले बादल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारा बचपन फाउंडेशन क्या है और हमारा बचपन ही आपने नाम क्यों रखा? मैम, हमारा बचपन फाउंडेशन बच्चों को एजुकेशन देता है, तो टोटल ऑल ओवर इंडिया में 7 स्टेट्स में। एक दिन 10 जनवरी 2020 को हमने इसका नाम रखा था जी। सामने कन्फ्यूजन था बहुत सारा कि क्या नाम रखे, क्या नाम है। सर से भी बात की थी, वीरेंद्र सर से, ये मेरे साथ सर स्टडी किया करते थे लाइब्रेरी में। तो हमने डिसाइड करने के बाद हमारे दिमाग में आया कि हम बचपन के बच्चों के लिए काम करना चाहते थे, क्यों ना कुछ बचपन से रिलेटेड रखें। तो बचपन एक संस्था का नाम पहले से जो काफी आपने सुना होगा, वो एजुकेशन, इसी को सोचते सोचते हमने शुरू किया कि अगर हम अपने से रिलेटेड रखेंगे उस चीज को, तो हम जैसा अपने लिए काम करते हैं ऐसे बच्चों के लिए काम कर पाएंगे। इसलिए हमारा बचपन नाम, जब से इसका नाम है हमारा बचपन। वीरेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप तो एक स्पेशल एजुकेटर हैं, स्पेशल जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको आप एजुकेशन देते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। अचानक से हमारा बचपन फाउंडेशन बनाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? आपका तो अपना अच्छा एक करियर था जो आप पढ़ा रहे थे बच्चों को, आपने MA भी किया है, B.Ed भी किया है, एजुकेशन लाइन में तो आप थे ही। तो आपको ऐसा क्या हुआ कि आपको हमारा बचपन फाउंडेशन बनाना पड़ा? देखिए मैम, पहले तो सभी को नमस्कार मेरा। और ये जो हमारी जो एक शुरुआत थी माइंड में, जहाँ तक है कि मेरे माइंड की अगर बात करें तो माइंड में पहले से कुछ ऐसा था कि ऐसा होता है ना कि अंदर से ही कुछ ऐसा आ रहा था कि हमें कुछ करना है, एक भावना थी अंदर से, कुछ ऐसा करना है, इन बच्चों के लिए करना है। और अगर बात करें नाम की हमारा बचपन फाउंडेशन, तो हर बच्चे का बचपन एक जैसा नहीं होता है। कई समाज में हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन जैसे अगर एक सीरीज में देखा जाए, एक सीक्वेंस में देखा जाए, तो हमें जन्म लेते हैं, जन्म के बाद हमारा खेलने कूदने का दिन आता है, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, तो खेलने कूदने के साथ हमारी स्कूलिंग होती है और कई समय बाद फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर कहीं जाके हमें एक जॉब की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे सामने जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ पे इवन जब मैं कॉलेज जाता था, आता था, और रास्ते में जो बच्चे मुझे दिखते थे, जब हमने ये सीक्वेंस जो रहती है कि अंत में जाकर के एक एजुकेशन
कि बाद में हमें एक जॉब करनी है। और उन बच्चों के साथ सिचुएशन ये थी, बच्चे थोड़े से बड़े क्या हुए, चलना क्या शुरू हुए, पहले उन्हें अर्निंग सोर्स, सीधे फिर अर्निंग देखना है, वो उनका बचपन है। तो ये हमारा बचपन क्या, हमारा बचपन की तरह सभी का हमारा बचपन है। तो ये सोच करके पहले तो हमने इसकी शुरुआत करी, नाम रखा कि हमारा बचपन हम इसलिए रखेंगे कि सबका बचपन एक जैसा नहीं होता, और हमारा मतलब हमारा सबका एक जैसा होना चाहिए। तो इसी पर्पज से हमने सोचा कि इन बच्चों को साथ में लेकर के हम एजुकेशन के साथ साथ इनके हेल्थ पे भी थोड़ा काम करें, इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए हम स्किल डेवलपमेंट को लेकर के काम करें। इस चीज़ को लेकर के हम लोग शुरुआत करी, और कहीं ना कहीं अगर एक अच्छी डेडिकेशन के साथ, एक अच्छी लगन के साथ किसी भी काम की शुरुआत की जाए, तो मुझे याद है आज भी कि हमने हमारी, अगर आप पिछली वीडियो हमारा बचपन फाउंडेशन की यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, जो शुरुआती वीडियो है, कूड़े के ढेर था, कूड़े के ढेर में जहाँ बच्चे वो लोग कूड़ा बीनते हैं, उन्हीं के पास में जा करके ग्राउंड पे बैठ करके हम उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और अब वहाँ शुरुआत एक लगन और एक अच्छी मानसिकता के साथ थी। तो इसीलिए अब भगवान भी साथ देता है, तो हमें धीरे धीरे सपोर्ट मिलता गया। और आज 7 स्टेट में 28 सेंटर हैं, और 28 सेंटर में जो वॉलंटियर हैं, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनको इनकी स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। और कई समय, और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेकर के, न्यूट्रिशन को लेकर के अभी हम जगह जगह बच्चों को राशन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, इस कोविड टाइम में इस तरीके की हमारी हेल्प होती रहती है। तो ये मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि ये संस्था दिल्ली बेस्ड संस्था है, और जैसा कि वीरेंद्र ने बताया कि वो किस इलाके से आते हैं, तो आपने बताया नहीं कि आप कौन से जगह से आते थे तब। मैं बदरपुर के अंदर एक मीठापुर जगह है, मैं वहाँ से हूँ, और वहाँ पे ही रोड साइड में बहुत सारे झुग्गियों में बच्चे लोग रहते हैं, तो उनको हमने शुरुआत की पढ़ाने की। मेरा अगला प्रश्न मोहम्मद आजम आपसे है, बादल और वीरेंद्र के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ, पहला प्रश्न। और इसके साथ ही दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी तक हमारी बादल से भी बात हुई, वीरेंद्र से भी बात हुई, लेकिन किसी ने भी खुल के हमें ये नहीं बताया कि वो किस तरह के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए है या सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए ही हम काम कर रहे हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो आपने मुझसे पूछा कि इन दोनों से जुड़ाव कैसे हुआ, तो मैं BSW कोर्स कर रहा था इग्नू से। तो उस टाइम में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, बच्चों के साथ स्पेशल। तो बच्चे वहाँ मुझे बहुत टाइप के मिलते थे, और मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था 6 मंथ में। तो बच्चों के जो ड्रॉप आउट होने का रेशो है, उस पर मैंने रिसर्च करी थी कि बच्चे ड्रॉप आउट क्यों करते हैं। तो वहाँ से एक नज़रिया बना था बच्चों के साथ काम करने का, और मैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जो मेरे जो ड्रीम है, जो मेरा एक नज़रिया जो बना है, उसको मैं आगे रन कर पाऊँ। तो बादल और वीरेंद्र से मुझे मिले, और इन्होंने कहा कि हमारा बचपन फाउंडेशन के लिए आप काम करिए, क्योंकि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचता था कि जब मैं एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे पहले ही दे दी हमारे बचपन फाउंडेशन के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए काम करने के लिए मौका मिला। तो इस तरह से हमारा जुड़ाव हुआ। जितने भी मेरे आइडिया थे, जो मेरा एक नज़रिया बना बच्चों को लेकर, वो यहाँ पे रन करने का मौका मिला है। और दूसरा कि हम किन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अभी स्पेशल हम ये देख रहे थे कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं, जो आज तक स्कूल में नहीं गए हैं, कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा कि स्कूल अंदर से कैसा होता है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी ही नहीं रहा। हाँ। उनकी प्रायोरिटी ही दूसरी रही है कि पैसा कमाना है, घर परिवार चलाना है। तो इन प्रायोरिटीज पे वो बच्चे ज्यादा पले हैं, उन्हें एजुकेशन क्या है इससे कोई लेना देना, इससे कुछ लेना देना नहीं। वो आज तक स्कूल उन्होंने बुक्स भी नहीं खोल कर देखी थी। तो हमारा ये था कि हम पहले उनके साथ शुरुआत करें, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, सभी को पता है। एजुकेशन पे तो खास तौर पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, लेकिन जो स्लम में बच्चे हैं शायद उनके साथ कोई काम नहीं करता ग्राउंड पे जाकर। तो हमें लगा कि हमें ग्राउंड पे जाकर उनके साथ काम करना चाहिए था। जैसे वीरेंद्र सर ने कहा कि हमारी फर्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमने बिल्कुल शुरुआत वहीं से करी, जो बच्चे आज तक स्कूल में गए नहीं है, जिन्होंने बुक्स देखी नहीं है, स्कूल का नाम भी नहीं सुना है, तो हमने वहाँ से शुरुआत की है। जी बादल, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अब थोड़ा सा हमें संस्था के बारे में क्लैरिटी हो गई है कि आप लोग क्या काम करते हैं। कोई ना कोई तो ऐसा वाकया होता है ना जो टर्निंग पॉइंट होता है। एक ट्रैक पर गाड़ी चलती चली जा रही है, हम पढ़ रहे हैं, बाहर आए हैं, दिल्ली में आए हैं सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए, परिवार ने हमें भेजा है एजुकेशन लेने के लिए।
वो क्या हादसा था या वो क्या घटना थी या वो क्या वाकया था जिसने आपको हमारा बचपन फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत महसूस कराई? मैम मैं बेसिकली दिल्ली में आया था एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना था। धीरे धीरे मैं लाइब्रेरी जाया करता, तो एक दिन मैं लाइब्रेरी से घर जा रहा था वापस, तो मैं किसी शॉप पे रुका था कुछ खाने के लिए, तो वहीं एक बच्चा मिलता है मुझे और उसने कपड़े भी नहीं पहने होते हैं, तो वो बहुत कि भैया कुछ खिला दीजिए, कपड़े दिला दीजिए। तो पहले से मैं हेल्प किया करता था लोगों की, जो मेरे से हो जाता था, जितना मेरे से हेल्प हो जाती थी मैं किया करता था। तो उसी दिन मैंने उस बच्चे को कुछ खिलाया, उसके बाद मैं उसे एक शॉप पे लेकर गया था, कपड़े की शॉप पे। मैंने उसे कपड़े दिलाए, कपड़े दिलाने के बाद जब मैं पेमेंट करता हूँ दुकान वाले को, तो दुकान वाले भैया कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है इन बच्चों के लिए, आपने कपड़े दिलाए अच्छी बात है, लेकिन ये इन कपड़ों को बेच देंगे जाके। उन्होंने ये बात बोली, तो वो बात मेरे दिमाग पे लग गई उसी टाइम कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, कि सच में अगर हम इतना अच्छा कर रहे हैं और ये सच में ऐसा करेंगे तो मतलब आप तो अपनी नियत के हाँ, हम तो अपनी नियत। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में वो बात चुभ गई। उसके बाद जाके मैं, वो बच्चा जैसे निकल गया शॉप से, मैंने कहा भैया आज मैं इस बच्चे के पीछे ही जाऊंगा और देखता हूँ सच में क्या होता है, आपकी बात सच निकलती है या मैं सच निकलता हूँ। तो बच्चा जा गया, मैं उसके पीछे करता गया, 10-15 मिनट निकल गए। उसके बाद जाकर वो अपने घर पे जाता है, झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं वहाँ, उनके माँ बाप ढोलक बनाने का काम करते हैं, जो ढोलक होती है। तो वहाँ एक ही नहीं, वो करीब 40 परिवार रहते हैं अलग अलग। उस बच्चे से पूरा उसी रिलेटेड स्लम एरिया में गया, तो बच्चे वहाँ जाके मैंने उसे रुपए भी दिए थे, 100 रुपए, तो वो 100 रुपए उसने पापा को दिए। मैं दूर से देख रहा था ये चीज़ें। उसके बाद वो अपने घर गया, उसने बताया अपने पापा को कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हुआ। फिर मैं पीछे से आखिर पहुँच गया उनके माँ बाप के पास। उसके बाद पेरेंट्स से बातचीत होती रही, तो उन्होंने बताया कि सर मेरा बच्चा ये कुछ नहीं करता, बस उसको कभी कभार भूख लगती है और हम उससे मना करते हैं कि मत जाओ, बट इन्हें आदत पड़ गई है कुछ बाहर का खाने की, और हम तो इन्हें रोज रोज दिला नहीं सकते बाहर का, इस वजह से ये खुद चले जाते हैं। हम तो मना करते हैं बट ये खुद चले जाते हैं बच्चे। फिर मैंने कहा अंकल ऐसी बात नहीं है, अगर हम इन्हें पढ़ाना चाहें तो कुछ। उन्होंने कहा कि सर काफ़ी लोग आते हैं, कहते हैं कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके बच्चों को सपोर्ट करेंगे, बट 2 से 3 दिन आते हैं, वो फोटो क्लिक कराते हैं और वो चले जाते हैं। उन्होंने ये चीज़ हमें बताई, तो वो चीज़ भी हमारे दिमाग में फिर आई। उन्होंने कहा सर अगर ये आपकी बात सुन ले तो आप देख लीजिए। मतलब वो बच्चा करीब 1 महीने से नहाया नहीं था, उसके बाल बहुत बड़े बड़े हो रखे थे, बहुत ज़्यादा ही बड़े। तो उसने बच्चे ने मेरी बात मानी, मैं उसे लेकर गया, उसे उसी दिन बाल कटा के बढ़िया से सेटअप किया। फिर वहाँ सारे पेरेंट्स इकट्ठे हो गए जितने भी फिल्म एरिया के, तो उन्होंने मेरे से कहा कि क्यों ना सर आप रोज बच्चों को 1 घंटा पढ़ाएं। तो उसी टाइम से मैं वीरेंद्र सर को जानता था, ये लाइब्रेरी में स्टडी किया करते थे 1 साल। तो मैंने वीरेंद्र सर को फ़ोन किया जब कि सर ऐसी बात है कि इस एरिया में इतने बच्चे रहते हैं और मैं इनकी वो पढ़ाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ इनके। सर के मन में भी था कि हाँ बच्चों के लिए कुछ करना है। तो हमने टाइम वेस्ट ना करते हुए उसी दिन शाम को मिले, बच्चों के लिए कॉपी किताब खरीदी, चीज़ें खरीदी। हाँ उसी दिन, हाँ उसी दिन अपने पैसों से हमने, मतलब कुछ सोचा नहीं, हमारे दिमाग में नहीं था कभी कि ऐसा भी कुछ करेंगे, लेकिन उसी दिन चले गए। ये नहीं कि हाँ चलो देखते हैं, सोचते हैं, मतलब टाइम वेस्ट ना करते हुए उसी दिन मार्केट में गए। तो वीरेंद्र मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पेरेंट्स के एक सपने होते हैं, उनका बच्चा अच्छा पढ़ लिख के वो किसी अपने करियर को बनाए, नौकरी करे। जहाँ तक मैं जानती हूँ भारतीय माता पिता ना थोड़ा सोशल वर्क में कम बिलीव कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि कितना मुश्किल था अपने माता पिता को ये बात बताना कि मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया है। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जैसे बादल ने बताया कि वहाँ जाके उनके पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को समझाना पड़ा है, और कितना मुश्किल था उन बच्चों के पेरेंट्स को समझाना, ये मैं जानना चाहूँगी। देखिए मैम, क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं और इसका जो सोल्यूशन है वो भी थोड़ा सा बड़ा है। देखिए कोई भी शुरुआत करते हैं, और खासकर जो हमारी फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, कहाँ से शुरुआत हमने नीचे से उठे हुए लोग हैं हम भी। तो एक उनके लिए कि घर वालों ने कैसे कैसे करके हमें पढ़ा दिया। मेरे घर में एक अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, अगर मेरे मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो एजुकेटेड के मामले में सबसे ज़्यादा एजुकेशन मैंने प्राप्त की। और हर किसी माँ बाप का यही सपना होता है कि बच्चे को इतना पढ़ाएं तो वो आगे कुछ हमारे लिए करे। ठीक है, तो वैसे ही मेरा भी वही उसी वे में मैं जा रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स कंप्लीट की। फिर कहीं ना कहीं एक सपना ये था कि पीएचडी लाइन में जाऊँ, लेकिन अपना इनकम ऐसा नहीं था घर में कि
अपना टाइम दे करके पीएचडी कंटिन्यू 5 साल तक कर पाएँ। तो एक माइंड में ये रहा कि पहले एक अर्निंग सोर्स होना चाहिए, इसीलिए मैं स्पेशल एजुकेशन की लाइन चुनी। बीएड कंप्लीट होते ही फिर एक सपना था कि चलो जॉब करते हैं, फिर पीएचडी करते रहेंगे। लेकिन इसी दौरान ये हुआ कि अब माइंड में ये सब था, क्योंकि झेला है हमने, वो हमने खुद फील किया है कि गरीबी क्या होती है और कहाँ से कैसे। मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा ने जब मेरी ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की फीस भरी थी, वो भी उधार लेके भरी थी। तो वो चीज़ें झेली हैं हमने। तो घर वालों का तो सपना होता है कि बेटा कुछ करेगा। और जब मैंने ये शुरुआत करी तो पहले स्टार्टिंग में 1 साल मतलब ये था कि घर वालों से कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती थी। पहले तो बताने में भी डर था कि मैं एज ए सोशल वर्क कर रहा हूँ, और चलो सोशल वर्क होता है तो चलो एक हाइड होता, पता नहीं लगता। लेकिन हमारा वो काम था कि हम शो भी करते थे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो ये सारी चीज़ें सबको दिखाई देती थी। तो मम्मी को भी लगता क्या किसके पीछे पड़े हो, क्या कर रहे हो तुम, इसमें कुछ नहीं रखा, अपनी पढ़ाई करो, अपने जॉब लो। लेकिन ये था कि कुछ दिन ऐसा लगा, फिर देखे नहीं बेटा काम भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। अपना पार्ट टाइम में काम करता था, पीसीएस में एज ए इंसुलेटर मतलब जाता था मैं, वहाँ से अपना अर्निंग होता था और अपना यहाँ पे हम लोग काम करते थे। तो घर वालों को लगा कि हाँ एक सही वे में जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है और अर्निंग भी कर रहा है, अर्निंग अपना पार्ट टाइम अपनी जॉब करके और अपना ये सोशल वर्क भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में कुछ चीज़ें आती थी, लेकिन उसको वो डिनाई करते चले गए, क्योंकि अच्छे वे में जा रहा था, किसी गलत संगत में नहीं जा रहा था, किसी गलत काम में नहीं जा रहा था, एक अच्छा काम था। तो ये एक तो पेरेंट्स के लिए ये इशू था, तो कहीं ना कहीं वो मानते चले गए। जब अच्छे रास्ते में जा रहा हूँ, अच्छे काम कर रहे तो घर वाले सपोर्ट करते चले गए। और फिर जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हाँ, हैं तो बिल्कुल। फिर सबको मानना एक निश्चय होता है ना, एक अपने माइंड में हो कि हमें ये करना ही है, फिर चाहे घर वालों से लड़ाई करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, उनको मनाना लेकिन वो करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर ये हुआ और मनाया, घर वालों को मान भी गए, चलो ठीक है, लेकिन अपना करियर भी देखना है आपको, अपने लिए भी कुछ करना है, वो भी है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आई, उन बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करना, हाँ। क्योंकि उन्होंने एक इन्वायरमेंट देखा है जो कि एक सीमित इन्वायरमेंट है, जहाँ डेली कमाना है, कमाना क्या भीख मांगना या कुछ भी छोटा मोटा जो काम करते हैं, और डेली ही उसको ख़त्म कर देना कि आज उन्हें अगर मतलब 500 रुपये भी उन्होंने कमाए तो आज ही वो काम खा करके ख़त्म करना, कल का नहीं देखना। तो ये उनके अंदर था। और बच्चे से अगर कुछ अर्निंग आ रही है तो कौन चाहता है कि अगर वो पैसा आ रहा है, अगर 500 रुपये वो कमा रहे हैं, 200 रुपये बच्चा ला के दे रहा है, 700 आ रहे हैं, तो कौन चाहता है कि नहीं भैया हमारे 500 ही रहे, 700 ना आए। और उनका एक दायरा था कि पढ़ लिख के कुछ नहीं होना है, एक सीमित कुछ नहीं होता, पढ़ लिख करके भी हमें हम लोग जो हमारी स्थिति है उसमें पढ़ लिख के हम लोग आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो सीमित दायरे में थे, हम जाते थे, और कहीं ना कहीं हमारे समाज में इन्वायरमेंट भी वैसे ही बना हुआ है। क्या था, जैसा बादल ने बताया कि हम बच्चों के पेरेंट्स के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपसे पहले यहाँ कई सारी ऑर्गेनाइजेशन आई हैं, आती हैं 4 दिन 5 दिन पढ़ाती हैं, या फिर वो खुद ही थक हार के चली जाती हैं, या फिर फ़ोटो वोटो अपना ले करके महीने 1-2 महीने में ऐसे आती हैं, कुछ दिया, फ़ोटो ली और चले गए। तो ये इन्वायरमेंट था वहाँ का। हमने कहा देखिए, जहाँ आपने 4 को यूज़ किया, एक बार हमें भी इस्तेमाल करके देखिए, एक भरोसा बनाइए। सबसे पहले कन्विंस करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। उन्हें हमने एक सपना दिखाया कि अगर बच्चा पढ़ लेगा, हम भी पढ़ लिए हैं तो चलो एक हम भी कुछ कर पा रहे हैं, हम यहाँ पढ़ा पा रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लो। उनके पेरेंट्स से बोला थोड़ा सा, अगर आप 8 घंटे काम करते 12 घंटे कर लो, लेकिन इन बच्चों को जो कर रहे हैं, पहले क्या होता था कि अगर बच्चा अगर कमा रहा है तो हम उसको मना नहीं कर सकते कि तुम कमाओ मत। बच्चे लोग अगर कोई नशा कर रहे हैं तो हम उसको ये नहीं कह सकते तुम नशा मत करो, वो अगले दिन से नहीं दिखाई देगा। लेकिन हमने उसका क्या है, उसी जगह पे जा करके बैठे, वहाँ पढ़ाना शुरू किया, और फिर उसे हम कैसे धीरे धीरे अपने साथ ढालते चले गए, जोड़ते चले गए। तो उससे क्या है कि वो पहले तो स्टार्टिंग में हमारी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, वो बच्चा हमारी बात सुन के, जो वो नशा था उसके अंदर, जो ऐप थी, वो उसने ख़त्म की, है ना। दूसरी चीज़ उसने क्या है कि जो वो टाइम इधर उधर दे रहा था भीख मांगने में, या इधर उधर समय दे रहा था कूड़ा बिनने में, तो वो 1 घंटा प्रॉपर हमारे पास आकर के कुछ भी नहीं कर रहा था। मतलब वो कुछ स्नैक नहीं कर रहा है, कुछ नशा नहीं कर रहा है, आके बस पढ़ रहा है डेडिकेशन के साथ। और हमें इतना चेंजेस दिखा बच्चों में कि हम जब रास्ते से जाते थे ना, तो हमें खुशी होती थी कि वो बच्चा बैठ के पढ़ रहा होता। तो ये चेंजेस आता है, लेकिन लगन होनी चाहिए, आपकी मेहनत भी सफल हो रही है, और आपका उससे उत्साह दूसरा और दुगना होता जी। और आज भी अगर हम पेरेंट्स के पास जाते हैं
ठीक है, या हम उन बच्चों के पास जाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं सर आपसे उम्मीद नहीं थी कि आपने इस तरीके से इसे कर दिया। यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि जो व्यूअर्स हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की सूचना तुरंत मिले। और अब मैं अपना एक प्रश्न पूछना चाहूँगी मोहम्मद आजम आपसे। जैसा कि मुझे वीरेंद्र ने बताया कि बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स को कन्विंस करना, उनके पेरेंट्स करना जो बच्चे जिनको हम बदलना चाहते हैं, जो हमारे आने वाले समाज की पीढ़ी है। मैंने भी इन लोगों के लिए काफ़ी काम किया है और काफ़ी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स की तो छोड़िए बच्चे ही नहीं बदलना चाहते क्योंकि वो एक स्वच्छंद माहौल में जीने के आदी हो चुके होते हैं, उनके साथ कोई बंदिश नहीं होती, वो एजुकेशन का महत्व ही नहीं समझते। तो आपको क्या लगता है कितना मुश्किल है उनको अपने सांचे में ढालना और उनको सच्चाई दिखाना, बच्चों को, पेरेंट्स को नहीं, पेरेंट्स तो समझ जाते हैं, बच्चों को कितना मुश्किल है आईना दिखाना। मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है बच्चों को आईना दिखाने की रियलिटी क्या है जिसमें आप काम कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप इसी तरीके से काम करते रहे तो आगे आने वाले टाइम में आप क्या होंगे। लेकिन आप अगर एजुकेशन लेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन एजुकेशन का, शिक्षा का उन्हें मतलब नहीं, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं गए। तो हमने ये चीज़ महसूस भी करी और फेस भी करी है कि एजुकेशन का माँ बाप को बताना है, बच्चों को बताना है इम्पोर्टेंस की, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, आपको पढ़ाना चाहिए, नहीं समझ में आती उनके, 1-2 दिन में तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो हमने जो हमारा लोनी वाला सेंटर है, हमने वहाँ पर ये करा था कि बच्चे जब इकट्ठा हुए हमने उनके ड्रीम्स से बात की। मैंने अपने रिसर्च में ये देखा था कि जिन बच्चों के ड्रीम्स होते हैं वो कुछ ना कुछ मेहनत ज़रूर करते हैं। तो हमने एजुकेशन को उनके ड्रीम्स में जोड़ा कि जब भी हम बच्चों को इकट्ठा करते थे तो एजुकेशन पे कम बात करते थे, उनसे उनके ड्रीम से बात करते थे कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो कोई कहता था कि मैं फौजी बनना चाहता हूँ, पुलिस बनना चाहता हूँ, लड़की कहती थी मुझे नर्स बनना है। उनके ड्रीम्स इतने बड़े होते हैं कि सुनकर भी अच्छा लगता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आप पढ़ते हो, नहीं पढ़ते, इतना का दिल तो है लेकिन हमें मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो ये जो आपके जो सपने हैं, जो गोल्स हैं, वहाँ पर आप कैसे पहुँचेंगे। फिर हम किसी एक इंसान की लाइफ को दिखाते हैं कि इन्होंने, ये भी आपकी तरह थे, इनके भी गोल्स थे जैसे आपके हैं, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने 6 घंटे मेहनत की, बैठकर पढ़ा, ट्यूशन गए, अपने आप को एक अच्छा इंसान माना। अगर आपके अंदर एक अच्छे इंसान की भावना आएगी तभी आप पढ़ पाएंगे। तो उनकी जो एजुकेशन थी उसको हमने ड्रीम्स में जोड़ा और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं लोनी वाले सेंटर की अपने बात करूँ तो वहाँ पे बच्चे 3 घंटे अपने आप पढ़ते हैं खुद से, 2 घंटे ट्यूशन जाते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसको तो जा नहीं पा रहे हैं, वो 3 घंटे खुद से पढ़ते हैं और उनके ड्रीम्स भी इतने बड़े हैं कि सुन के भी वो आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम उनके ड्रीम्स को जोड़ते हैं तो उस पर हम बात करते हैं ज़्यादा, एजुकेशन को छोड़कर उनकी बात करते हैं कि एक बच्चे ने कहा कमांडो बनना है तो कैसे बनना है उसके बारे में हम बताते हैं उसको, उसके पास बैठकर। कितना आसान है और कितना मुश्किल है, कितना आसान है और कितना मुश्किल है। और फिर हम उन्हें इंस्पायर करने वाली, मतलब कि प्रेरणा देते हैं, एक स्टोरी सुनाकर या कोई कविता सुनाकर, वीडियो दिखाकर, जिससे उसके जो वो है ना कुछ उसका मोरल बूस्ट हो, मोरल बूस्ट उस टाइप का उसके अंदर वो चीज़ आती है और उसकी भावनाएं आती है, वो मेहनत करता है। जैसे मैंने अभी बात कर रही हूँ मोहम्मद आजम से बादल, तो मोहम्मद बता रहे हैं कि लोनी सेंटर की बात कर रहे हैं। हमारा बचपन फाउंडेशन के आप अब तक कितने सेंटर्स बना चुके हैं, और सबसे बड़ी बात सेंटर्स बनाने से मेरा कंसर्न नहीं है, उन सेंटर्स पर आप वर्किंग कैसे कर रहे हैं ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। टोटल इस टाइम 7 स्टेट्स में हमारा सेंटर है, टोटल 28 सेंटर है। 28 सेंटर टोटल 7 स्टेट्स में। ठीक है। इनको डेली बेसिस पे बच्चों को 1 घंटे से 2 घंटे स्टडी कराई जाती है, ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन। अच्छा, वहीं जाकर हमारे वॉलंटियर उन्हीं के एरिया में जाकर वहीं बच्चों को स्टडी कराते हैं। यानी हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि इनके 7 स्टेट्स में, 7 राज्यों में 28 सेंटर हैं। तो कहना ना होगा कि हमारा बचपन फाउंडेशन इस समय 7 राज्यों में अपने पंख पसार चुकी है और वहाँ पर वॉलंटियर्स पूरी तरह से, पूरी लगन से काम कर रहे हैं। बादल आगे कंटिन्यू करेंगे। इन सेंटर्स पर आप वर्किंग कैसे करते हैं? वर्किंग इस तरीके से होता है, हमारे एक ग्रुप बना हुआ है
व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें डिटेल्स आती है कि आज इस सेंटर पे कौन गया, बच्चों को स्टडी किस तरीके से करानी है। स्टडी के साथ साथ उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटी डेली 1 आवर, मतलब वीकली में 1 आवर उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटी सिखाते हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन में बेसिक से उनकी स्टार्ट होती है। जो बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे जो ABCD भी नहीं जानते अभी स्लम एरिया में, क्योंकि बच्चों को अपना नाम तक लिखना नहीं आता, तो उनको पहले नाम लिखना सिखाते बच्चे तो क्या पेरेंट्स भी नहीं, हाँ पेरेंट्स भी, उनको नाम लिखने से लेके चीज़ें डे बाय डे सिखाते हैं। हिंदी मैथ अलग अलग क्लासेस होती है प्रॉपर। अभी जैसे लॉकडाउन में हमारे सेंटर बंद है काफ़ी, लेकिन कुछ गांव एरिया में जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ दूर दूर बच्चे बैठ सकते हैं, जगह स्पेस ज़्यादा है, तो वहाँ हमारे सेंटर स्टार्ट हो चुके हैं। ये चीज़ है। वीरेन, जैसा कि अभी आपसे ही पहले आपने मुझे बताया था कि बच्चे बदलना नहीं चाहते। मैंने भी कई संस्थाओं के इंटरव्यूज़ किए थे, कई बच्चों के इंटरव्यूज़ किए, जिसमें कि रेलवे ट्रैक पे रहने वाले बच्चे या रैक पिकर्स, जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं, तो जो मैं इनकी मनोवृत्ति को पढ़ पाई, तो उनकी मनोवृत्ति ये थी कि एक तो उनको हाइजीन का कोई ज्ञान नहीं होता है। वो जिस कूड़े को बीनते हैं उसी कूड़े की रखवाली के लिए रात में उसी बोरे पे सो जाती हैं। फिर वो नशा भी करते हैं, फिर उनमें और कई विसंगतियां उनमें पैदा हो जाती हैं, जो वो छोटी उम्र में उन विसंगतियों के साथ अपना जीवन यापन करने लगते हैं। नटशेल में कहा जाए तो वो एक बिल्कुल आज़ाद जिंदगी जीने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। यही ट्रैक पर रहने वाले बच्चों में माफियाज बन जाते हैं, गैंग्स बन जाते हैं, और पढ़ाई तो दूर की बात, वो अपनी हेल्थ और हाइजीन को लेकर ही कॉन्शियस नहीं हो पाते। क्या आप एजुकेशन के साथ साथ इन टॉपिक्स पर भी काम कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग, उनका एक मानसिक विकास हो सके, उनका एक संतुलन बैठ सके, भावनात्मक रूप में वो समाज के साथ जुड़ सके, इस बारे में भी कुछ काम कर रहे हैं आप? जी, एक जैसा कि कहा गया है, सभी ने एक कहावत सुनी होगी इस तरीके से कि जैसी संगत होगी वैसा ही असर होगा। तो संगत का सबसे ज़्यादा असर होता है। इन बच्चों ने जहाँ जन्म लिया, इन्होंने एक इन्वायरमेंट देखा कि आसपास में कूड़े के ढेर हैं, डेली कमाना है, खाना है, मतलब उनको एक संगत उनकी जो है वो सीमित है, वहाँ से कभी निकले नहीं। अगर वहाँ से वो बच्चे निकले, और अगर निकले भी तो समाज ने उन्हें एक्सेप्ट, हाँ, अगर वहाँ से अगर वो किसी अच्छे घर के बच्चे के साथ खड़े हैं तो फिर उसको वो स्वीकार्यता नहीं। बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। जैसे एक होता क्या है, अगर हम उन बच्चों को ले जा करके, जैसे अभी आपने बताया कि समाज निकले और समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन बच्चों को अगर ले जा के पहले दिन हम उससे मिले कि बच्चा कूड़ा बिन रहा है, चलो इसको उठा के स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, लगता है कि वो बच्चा स्कूल में टिकेगा? नहीं टिकेगा। हमारे सेंटर्स पे जितने बच्चे पढ़ते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जो स्कूलों में नहीं जाते। उनको अगर हम चाहते तो एडमिशन भी करवा सकते हैं, 1-2 महीने में एडमिशन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ टिकने वाले नहीं हैं वो बच्चे। या तो उनके जो साथ के क्लास के बच्चे हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो फिर वो उनका बिहेवियर और अपने बिहेवियर को देख करके, अपने पहनावों को देख करके वो खुद ही वहाँ से भागेंगे, दोबारा नहीं जाएंगे। ऐसा रियल में होता है। अब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हम हमारी क्या होती है, एक ख्वाहिश होती है कि मम्मी मुझे भी वैसा चाहिए, मुझे भी वैसा चाहिए। तो बच्चे जब वहाँ स्कूल में जाएं और उनकी ड्रेस में थोड़ा सा कुछ गंदे कपड़े या कुछ ऐसा है, दूसरा बच्चा अच्छे से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मानसिकता ये आ जाएगी, मम्मी वो तो मेरा अच्छे से रह रहा है, अच्छे कपड़े पहना है, मुझे भी वही चाहिए। अगर वो उसे नहीं मिलेगा तो वो बच्चा वहाँ नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम पहले तैयार करते हैं बच्चे को, फिर उसके बाद स्कूल भेजना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो बच्चे ऐसे संगत में रहते हैं, मतलब ऐसे नशा करते हैं और उसी लाइन में चले जाते हैं, उनके हाइजीन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको ये प्रॉब्लम है, और एक तरीके से जैसे वो कूड़ा जो बीनते हैं उसी को वो अपनी रोजी रोटी समझते हैं। एक सामान हमारे पास होता है जो हम सबसे बड़ा कीमती होता है, ठीक है, अगर वो हमारे पास है तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे पास ही रहे। तो वैसे ही वो पूरे दिन जो कमाते का पूरा करकट उठाते हैं कूड़ा वगैरह, तो वो उनके लिए सोने से कम नहीं है, क्योंकि वो पूरे दिन के खाना देगा उसको, तो उस चीज़ को वो संभाल के रखते हैं। और प्रॉब्लम आती है उनको, हाइजीनिक प्रॉब्लम होती है, कई सारी बीमारियां उनके अंदर होती है, लेकिन उस चीज़ से वो अवेयर नहीं है, उन्हें पता नहीं है। समाज में उन्होंने वो समाज ही नहीं देखा कि ऐसे कोई प्रॉब्लम भी होती है,
वो जिस समाज में रहे हैं, जिस समाज में पले बड़े हैं, वो सारा समाज वही काम करता है। तो उन्हें अवेयर करने की ज़रूरत है। और अवेयर करने से पहले अगर उन बच्चों को अवेयर करने से पहले उनके पेरेंट्स को अवेयर करना पड़ेगा। उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, देखो बच्चे ऐसा करते हैं, आप लोग ऐसा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप सफाई से रहें। थोड़ा उनको बताना पड़ेगा कि सफाई का महत्व क्या है, एजुकेशन का महत्व क्या है, हाइजीनिक अगर चीज़ें हम खा रहे हैं तो उसका क्या नुकसान होने वाला है। अच्छे प्रोटीन मिले तो बच्चे का एक आपने देखा सुना भी होगा, देखा भी है हम लोगों ने, कई बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। बिल्कुल, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हो जाते हैं। एक हमारे मीठापुर सेंटर पे एक बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, अगर आप उसको देखोगे ना तो आप उसे 3 साल का बच्चा भी नहीं कहोगे। इतना मतलब ऐसे वो बच्चे हैं, ऐसे सिर्फ वहाँ सेंटर पे नहीं है, कई जगह ऐसे वो बच्चे हैं। लेकिन इसमें वीरेन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रजनन के समय ही इस तरह की परेशानियां बिल्कुल हो सकती हैं कि माँ ने ही नहीं अच्छा हेल्दी खाया, माँ ही ने नहीं वैक्सीनेशन को फॉलो किया, जी। चाहे वो सरकारी अस्पतालों में इस तरह की सुविधाएं हैं, तो वो जब बच्चे को जन्म दिया तो वो एक स्वस्थ जन्म। देखिए अब इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए अभी क्या है, हमारा विकास जो है, और अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कई सारे ऐसे काम कर रही होती हैं कि उनको प्रॉब्लम आ ही जाती है। ठीक है, अब उनका माहौल ऐसा है, पूरा गंदगी का माहौल है, खाने के लिए अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो खाने के लिए भी उन्हें प्रोटीन वाली चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें प्रोटीन की गोलियां तो छोड़ो, प्रोटीन का खाना तक नहीं मिल पाता। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम अपने आप ही क्रिएट हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं उनका विकास जब पेट में ही नहीं हो पा रहा, माँ को अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है, तो बच्चा कहाँ से अच्छा डेवलप होगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और अगर स्पेशल बच्चे से रिलेट करें तो पहले हमारे समाज में स्पेशल एजुकेशन का कोई नाम ही नहीं था। अभी भी कई जगह ऐसे हैं कि स्पेशल एजुकेटर के बारे में कोई नहीं जानता। स्वीकृति ही नहीं थी, उन बच्चों को स्वीकृति नहीं थी। क्यों? उन बच्चों को क्या बोला जाता था, बच्चा पागल है, हमारे पिछले जन्म का पाप होगा जो ये बच्चा हुआ। और तो फिर ये सारी पेरेंट्स भी ये स्मृतियां थी हमारे समझते समाज थे में। कि वाई ही और वाई मी, बस। मेरे साथ ही ऐसा क्यों मेरे हुआ? साथ ही ऐसा क्यों? यही ऐसा क्यों हुआ? तो कहीं ना कहीं चेंजेस हुआ। उनको एक स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से उनको बाहर समाज में लाया गया। उनको स्पेशल पागल या पुरानी मतलब ये कहें कि पुराना शाप ना समझ करके एक स्पेशल बच्चा समझा गया, और उसके अंदर एक एबिलिटी भी समझी गई कि इसके अंदर डिसेबिलिटी है तो एबिलिटी भी होगी, इसीलिए उनको दिव्यांग कहा गया। बिल्कुल। कि मैं आप पर आऊंगी, उससे पहले मैं मोहम्मद आजम आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, उसको एकेडमिक्स नहीं मिल रहा है, आपने उसको पढ़ा दिया। अब पहला तो प्रश्न मेरा ये है कि आप सिलेबस क्या फॉलो करते हैं, बच्चे को किस सिलेबस के आधार पे आप पढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब बच्चे को आपने मान लीजिए उसे केजी के स्टैंडर्ड का पढ़ा दिया, या आपने उसको नर्सरी के स्टैंडर्ड का पढ़ा दिया, तो क्या आप उसका कोई किसी सेंटर से, किसी स्कूल से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं ताकि उसके पेरेंट्स को, समाज को और उस बच्चे को खुद ये फीलिंग आए कि मैंने एक कक्षा को उत्तीर्ण किया, पास। ये मैं जानना चाह रही हूँ। तो हम जो हमारा जो करिकुलम है पढ़ाने का बच्चों को, वो बेसिक है कि हमारे सेंटर में जितने भी बच्चे आते हैं उनको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होता कि क्या है, अक्षर मिलाकर पढ़ाना, इंग्लिश के वर्ड। तो हम पहले फोकस करते हैं कि उन्हें बिल्कुल बेसिक हिंदी पढ़ाई जाए, उन्हें नाम लिखना सिखाया जाए, हिंदी पढ़ना सिखाया जाए, इंग्लिश के वर्ड्स मिलाकर अल्फ़ाबेट उनको सिखाया जाए, टेबल याद कराई जाए। उसके बाद हम बच्चे का देखते हैं कि अब बच्चे के अंदर कितने स्किल्स हैं। अभी तो हमारे 2 साल से लगातार लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल में एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए अभी स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते उनका, तो हम खुद से ही उनको पढ़ा रहे हैं। तो हमने कुछ बुक्स ली हैं, अलग अलग डोनेट की हैं लोगों ने, तो हम अभी उन्हीं चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। कि अगर आपने अपना एक करिकुलम बनाया है, उसको फॉलो करके आप बच्चों को एजुकेशन दें, यही कहना चाहते हैं ना। तो जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, गणित, एक सामान्य सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, सोशल साइंस ले रहे हैं, हाइजीन ले रहे हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स को लेकर आप काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट को लेकर, स्किल्स डेवलप इसको लेकर अभी हमारा ये था कि हम, क्योंकि हम अभी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और हम जैसे कि मैं BSW कंप्लीट किया है, मैं अभी लर्निंग कर रहा हूँ बिजनेस, सभी हम
तो अभी हम सेंटर में ये देखते हैं कि बच्चों को क्या आ रहा है, बच्चों के अंदर स्किल्स क्या है। हाँ। जैसे कि अभी एक सेंटर में अभी आप बच्चों को पढ़ रहे हैं। हाँ, बच्चों को पढ़ा। एक बच्चे ने भी हैंड ग्राफी से बहुत अच्छा वो बनाया था, पेन स्टैंड करके था या फ्लावर पॉट था, फ्लावर पॉट था। तो हमने ये देखा कि बच्चों के अंदर स्किल्स हैं, उनको और थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा और सिखाएं यूट्यूब के माध्यम से, तो और बेहतर कर सकते हैं। हर बच्चे में अलग टैलेंट हमने सेंटर के देखा। अभी जैसे योगा दिवस हमने बनाया तो हमने बच्चों से योगा कराई, अलग अलग सेंटर पे हमने बोला कि अपने बच्चों के साथ योगा कराइए, हमें वीडियो सेंड कीजिए। तो ऑल इंडिया से कम 30 कितनी थे 70 प्लस वीडियोज आई, उसमें से हमने 5 बच्चों को प्राइज दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बच्चों ने इतना अच्छे से योगा करके दिखाया, हम हैरान रह गए थे। इन बच्चों को तो हमने प्राइज दिया और हमने ग्राउंड पे जाके उनको देखा कि यार इन्होंने सच में रियल में क्या है। तो उन्होंने फिर हमें योगा करके दिखाया। कौन कौन से स्नान थे, शायद मैंने तो योगा इतनी करी नहीं है तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी योगा में, लेकिन वीरेंद्र सर को इनको काफ़ी नॉलेज है योगा में। तो हम हैरान रह गए कि बच्चों के अंदर टैलेंट है, मतलब ये ग्राउंड पे भले ही हो लेकिन वो मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। क्यों ना हम उनके ऊपर काम करें। जैसे कि बच्चे ने वो बनाया था, फ्लावर पॉट था, पेन स्टैंड था, इसी टाइप के हम बच्चों से बनवाएं, उनका कंपटीशन कराएं, जो उनको मटेरियल प्रोवाइड हम मटेरियल प्रोवाइड कराएं। और उनके जो हैंड ग्राफिक से जो बना रहे हैं, उनका किसी भी कॉलेज में जब इवेंट आता है उस वहाँ पर जाके इवेंट के दौरान हम अपना एक स्टॉल लगाएं और जो बच्चे ने चीज़ हैंड ग्राफिक से जो भी चीज़ बनाई है उसको हम सेल करें। तो बच्चों के अंदर की स्किल्स का पता चलेगा, एक तो ये होगा, और दूसरा बच्चों के अंदर पढ़ने का एक जुनून पैदा होगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। जैसे कि अभी हमारा है कि हम डांस कंपटीशन कराने की सोच रहे हैं, कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे सेंटर पे बच्चे आ रहे हैं उनको डांस कितना आता है, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चों ने मस्ती करी है, वीडियो देखी है, डांस देखी है, मूवी देखी है। तो हम एक डांस कंपटीशन के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के अंदर डांस आता है तो कितना आता है। और उनको अगर हम थोड़ी सपोर्ट करें, किसी अकेडमी में एडमिशन कराएं, तो वहाँ पे वो आगे बढ़ सकता है, उसे एक रास्ता मिल सकता है पढ़ाई के साथ साथ। तो हमारे ठीक है आजम आपने। और बादल, अब आप से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब लॉकडाउन है, आपने सेंटर्स बनाए, सेंटर्स के लिए ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई जगह तो देखी ही होगी। तो पहला प्रश्न तो ये मेरा है कि क्या आपने जगह किराए पर ली है या आपने कैसे वो जगह कैसे मैनेज की है? दूसरा, क्या आप कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर जब बच्चों को पढ़ाते हैं? कैसे, क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल। मैम जैसे अलग अलग सेंटर है, जो सेंटर स्लम एरिया में बच्चे हैं, अगर हम कहीं उनके लिए जगह लेकर पढ़ाते हैं तो वहाँ आने को एग्री नहीं थे। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो बच्चे वहाँ नहीं आ सकते थे। तो हम ही खुद उन बच्चों के पास गए जो जहाँ उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ, उन्हीं के पास जाकर हमने उन्हीं के एरिया में वहीं अपना वहाँ के पार्क हो गया या वहीं उन्हीं एरिया में जाके अपना तो त्रिपाल। उसके लिए आपको क्या एनडीएमसी वगैरह से कोई परमिशन लेनी पड़ी, या जिन स्टेट्स में आपने किया है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन? जैसे जो डेवलप एरिया है, जैसे अपना नोएडा का एरिया है, साइड में क्या है, अथॉरिटी की पूरी ज़मीन होती है। अच्छा, वो परमिशन देते हैं। तो वो अथॉरिटी वालों से परमिशन लेनी पड़ती है हमें। तो वो भी अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में दिख रहा है, तो कोई मना नहीं करता है। तो उन लोगों ने परमिशन दी, पार्क में पढ़ाने की परमिशन दी। फिर धीरे धीरे जब पार्क में हम पढ़ा रहे थे तो लोगों ने ऑब्जर्व किया, कई समाज में हमारे कई अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर आप यहाँ पढ़ाते हैं, आप हमारी जगह ले लीजिए। तो उन लोगों ने एग्री हुए, उनकी जगह पे जाके पढ़ाना शुरू किया। और गांव एरिया में जो हमारे सेंटर है वहाँ पे स्पेस ही बहुत होता है, तो वहाँ पे लोग अपनी छत पे पढ़ा लेते हैं या बरामदे में पढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पैसा ना आना है ना जाना है, तो जितना हो सकता है फ्री में ही ज़्यादातर काम चल रहे हैं हमारे। तो व्यूअर्स, हम यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहेंगे और बादल आपको हम ये अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने चैनल के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि जो भी अपने आसपास अपने परिवेश में किसी इस तरह के बच्चे को, किसी इस तरह के एक समुदाय को अगर इनके हमारा बचपन फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है तो वो कृपया इनको कांटेक्ट कर सकता है इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो बादल, हम चाहेंगे आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में हमारे व्यूअर्स। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम हमारा बचपन फाउंडेशन है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी हमारी सारी वीडियो की। हमारी जो भी डेली बच्चों के साथ हम चीज़ें करते हैं वो डेली अपडेट होती है उस चैनल पे। और साथ ही साथ हम एक हर वीकली या हर 15 दिन में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी लेकर आते हैं, उससे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगता है और देखता है।
जी जी। अब हम एक कॉमन सेशन रखेंगे जिसमें हम आप तीनों से ही बात करेंगे। हमारा कॉमन सेशन में पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आज़म से पूछा था कि क्या करिकुलम आप बनाते हैं, इसी तरह से मैं आप तीनों से पूछना चाहती हूँ, आपने आगे की क्या योजनाएं बनाई हैं? ये मेरा पहला प्रश्न है। जो भी बात करना चाहता है वो फिंगर रेस करके पहले बताते हैं। ठीक है, पहले आप बताइए। जी मैम, होता क्या है कि हमारा जो कैरिकुलम था अभी बेसिक कैरिकुलम था। इन फ्यूचर हमारे साथ में जैसे जो बच्चे जुड़ते हैं, अब बच्चे एज उनकी एक तो है कि बच्चा 7 साल का भी आएगा, 12 साल का भी आएगा, 16 साल का भी बच्चा आएगा, ऐसे बच्चे आते हैं। लेकिन हम उन बच्चों को, अगर कोई 17 साल का बच्चा हमारे पास आता है तो उसको हम ABCD नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए जो करिकुलम है वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के होगा। तो ये सोचा इन फ्यूचर अगर हम उन बच्चों पे काम करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं, पर यहाँ वीरेन मेरा आपसे थोड़ा सा मतभेद है कि हम उसे ABCD क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसको भी तो अपनी एजुकेशन की शुरुआत ABCD और क ख ग से ही करनी हम होगी। उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उसका फोकस एजुकेशन के साथ साथ हाँ, कुछ बेसिक एजुकेशन के रहता साथ है, साथ उसको हम साथ साथ में डेवलप करेंगे। किसी स्किल को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हम लोग काम करेंगे, ताकि बच्चे के अंदर थोड़ी सी स्किल ऐसी आ जाए कि अब उसकी एज 18 साल में इंटर करने वाली है, कहीं ना कहीं घर वाले एक्सेप्ट करेंगे कि बच्चा कुछ ला के दे। तो एजुकेशन में बच्चा बेसिक चीज़ें सीख ही रहा है, साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के माध्यम से या स्किल के माध्यम से कुछ बच्चा अपने लिए भी कुछ कर पाए। तो ये सारी हमें एक आज़म ने भी फिंगर रेस की थी, अब आज़म से तो पूछना। जैसे कि बात ग्राउंड की हो रही है और झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं जो कूड़ा, और वहाँ पे हाइजीन की भी आपने बात की थी, मैं वहाँ पर भी ऐड करना चाह रहा था। तो हम सबसे पहले बच्चों को एजुकेशन तो दे रहे हैं, और हमारा कुछ ऐसी वर्कशॉप हम डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पे बच्चा आकर ऐसा महसूस करे कि मैं, हाँ, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो एक दिन मैं कुछ ना कुछ बनूंगा, जो मेरे ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। उस टाइप का एक वर्कशॉप हम डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पे बच्चा महसूस करे खुद को कि मैं, हाँ, अगर मैं अभी 10 साल का हूँ तो मैं डॉक्टर हूँ। और वहाँ पे मतलब कि इतने एक्टिविटी हम उसमें डालेंगे कि बच्चे का एक जो लगन है पढ़ाई की, वो मतलब कि अगर वो 10% दिन में सोचता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो 80% सोचने लगे कि हाँ मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरे ड्रीम्स हैं, मेरा गोल है। ठीक है, वहाँ पे हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कि जैसे हाइजीन की बात आई थी, तो हमारा एक अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। हम अलग अलग झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर होती है उस कम्युनिटीज़ के अंदर हम एक वॉशरूम लगाने वाले हैं, जहाँ पर मतलब कि हमने वहाँ पर खुद महसूस कराया है कि लोग बाहर जाकर वॉशरूम करते हैं, तो वो उसके अंदर जाएं और उसके बारे में हम बताएंगे हाइजीन, साफ सुथरा रहना कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा स्वच्छता, हाँ, उनके पेरेंट्स को बताएं कि आप इसका यूज कीजिए। कोविड का तो हम ये बात है उनके लिए, क्योंकि वो साफ सुथरे ही नहीं रहते हैं, तो हम उनके साफ सुथराई के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। पेरेंट्स मीटिंग करेंगे तो हम उनके साथ यही बात करेंगे कि सफाई कितनी ज़रूरी है, और जो हमने उनके वॉशरूम उनको पूरा फिक्स करके लगा कर देंगे, उसके बारे में बताएंगे अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आप इन बीमारियों से बच जाएंगे। और हमारा ये भी था कि हम हर सेंटर पे कोविड का लेकर एक कैंपेन चलाएं, जहाँ पे हम बच्चों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें। अभी हमारा थोड़ा सा लॉकडाउन का रहा, तो इस वजह से हमारा काफ़ी प्रोजेक्ट चल नहीं पाए। मास्क बांटें, सैनिटाइजर के यूज़ बताएं, हाथ 3 मिनट तक धोने, 2 मिनट तक धोने, उस ठीक से किस तरह से धोने एक्टिविटी के माध्यम से उनको सिखाएं। और एक ये था कि बच्चे जो आते हैं ना हमारे पास, जैसे वीरेंद्र सर ने कहा था कि एक 13 साल के बच्चे 3 साल की लगती है, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो हमारा था कि उनको पर डे का हर बच्चे को एक दलिए का बॉक्स दें, जिससे मतलब कि दोपहर का खाना उसका हो पाए, एक लंच बॉक्स, मिड डे मील। हमने 250 ग्राम दलिया, दूध की दलिया, हमने सोचा कि एक प्रोजेक्ट ऐसा रहे कि डेली बेसिस पे इन बच्चों को एक प्रोटीन मिले, एक संतुलित आहार मिले। 250 ग्राम के साथ हमने एक शुरुआत करने वाले हैं कि 250 ग्राम हर सेंटर पे हमारे एक दलिया पहुंच जाए, ताकि उन बच्चे का विकास थोड़ा सा अच्छा हो पाए। ये अगर थोड़ा सा भी, अगर 250 ग्राम में भी बहुत सारी प्रोटीन मिल जाएगी उन्हें, जिससे क्या है कि बच्चे का विकास अच्छा होगा। हाँ। तो इस वजह से मेरा दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा है कि एक अर्थ बहुत बड़ा सवाल होता है, जज्बा तो बहुत है करने का और आप लोगों में दिख भी रहा है। मैं जितना देर बात कर रही हूँ मेरे दिमाग में प्रश्न ही घूमते जा रहे हैं कि मैं आपसे ये भी पूछ लूँ वो भी पूछ लूँ, पर इन सब सपनों को हकीकत में ढालने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ लोगों ने आपका हाथ पकड़ा है, कुछ लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, या अगर कोई मदद करना चाहता है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? देखिए मैम, पहले एक छोटी सी किस्से से शुरुआत करूँगा मैं इसकी। अभी लास्ट ईयर लॉकडाउन का समय था। अभी हमें 2020 में 11 जनवरी का दिन था जब हमने पढ़ाना शुरू किया। 3 महीने पढ़ाया, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग भी, उस टाइम मेरे पास भी कुछ अर्निंग सोर्स नहीं था, बादल के पास भी नहीं था, ठीक है। तो हुआ क्या कि लॉकडाउन के समय हम बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकते थे। अब लेकिन हमारे मन में था कि अगर हमने शुरुआत कर ही दी है सोशल वर्क करने की, तो क्यों ना इन पेरेंट्स के लिए भी तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि इनके पास खाने के लिए नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हमारे पास इतना था, एक जज्बा था, एक लगन थी। तो हमने क्या किया, अपने दोस्त ग्रुप, हमारा जो ग्रुप होता है 10-12 लोगों का ग्रुप था, सब ने 100-100 रुपये दिए। हमारे पास में 2,000-3,000 रुपये इकट्ठा हुए। हमने क्या किया, राशन लेके आए। दोस्तों में कुछ लोग ऐसे थे जो बनाना भी जानते थे, राशन लेके आए। एक घर में हमने सारा राशन इकट्ठा किया, बनाया, और फिर हमने उसको बांटना शुरू किया। एक दिन ऐसा हुआ, 3,000 ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले थे, एक ही दिन चले, पूरा राशन बना के बांट दिया। लेकिन उसको फिर हमने स्टेटस पे लगाया। लोगों ने हमें एक प्रोत्साहन दिया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो हमने कहा ठीक है, आप भी इसमें हेल्प कर बहुत दीजिए। सुकून मिलता है। हाँ, तो मैं एक अपने मैं सुनकर इतना खुश हो रही हूँ, तो आप सोचिए जब आपको सपोर्ट आया होगा तो आपको कितना फिर खुशी धीरे धीरे ऐसा सपोर्ट मिलता चला गया। और उस लॉकडाउन में, मतलब जो लास्ट ईयर था, हमने कम से कम 1000 फैमिलियों को राशन भी दिया। और डेली बेसिस पे खाना हमारा कंटिन्यू बना के हम लोग खुद 2 लोग बनाते थे और बांटते थे। इस तरीके से हमने किया। और फिर कहीं ना कहीं हम अच्छी शुरुआत करें और एक अच्छी मानसिकता के साथ किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो ईश्वर भी चीज़ों को देखता है। तो हमें एग्जामपुर से संपर्क कराया। एग्जामपुर, जो कि विवेक सर इसको देखते हैं, ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। इनके साथ में कई मिलियन लोग, बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने लॉकडाउन के समय में, जब हमारी हिम्मत हार गई थी, हमारे पास में पैसा ख़त्म हो गया था, हमें लग रहा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लॉकडाउन लग गया, तब इन्होंने उसी लॉकडाउन में बोला कि वीरेन आओ हमसे मिलो। हम आए, मिले सर से, बादल और मैं हम आए थे, मिले सर से। और सर ने अपना एक उसी टाइम यूट्यूब पे अनाउंसमेंट कर दिया कि देखिए ये संस्था है, ऐसे ऐसे काम कर रही है, हम इनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और वहाँ से आज का दिन है कि वहाँ से एक सेंटर था, और उस टाइम पे हमारे पास कुछ 12 लोगों की टीम थी जो कि ऐसे राशन बांट रही थी। और आज के टाइम पे हमारे 27 सेंटर हैं और 7 स्टेट में है। और इस लॉकडाउन में जितना उम्मीद भी नहीं थी, बादल से हमने सोचा कि बादल हमारे पास में पैसे नहीं है, हम क्या हेल्प करेंगे। हमने पिछली बार तो कैसे ना कैसे कोशिश करके कर दिया, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई कि एक जगह से शुरुआत हुई। हमने एक पोस्ट बनाया कि हम ऐसे ऐसे हेल्प करना चाहते हैं। और उसी दिन हमें किसी ने फ़ोन किया कि सर हमारी तरफ से 25,000 रुपये लीजिए। विवेक सर ने बोला कि आप हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं इन सब से बोलिए। और वहाँ से शुरुआत हुई, लाखों रुपए हमारे पास आए। फिर हमने उस लॉकडाउन में सभी को राशन बांटा। और इस लॉकडाउन ने हमें हर एक चीज़ मतलब याद करा दी कि जो कभी स्थिति हमारी हुई नहीं। पिछले लॉकडाउन में तो नॉन में भी कोई नहीं गया, लेकिन इस बार नॉन में कई लोग हमें भी मरते देखे हैं और अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब थी। तो ये एक लगन हो, जुनून हो, तो शुरुआत करो और अपने आप लोग जुड़ते चले जाते हैं। यहाँ पर मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि एग्जामपुर का नाम बार बार आ रहा है, तो मुझे भी लगता है कि हम अपने व्यूअर्स को एग्जामपुर के बारे में भी अगले एपिसोड में डेफिनेटली बताएंगे। हमारी कोशिश रहेगी एग्जामपुर क्या है, सेंटर क्या है, उसकी क्या गतिविधियाँ हैं, ये आप तक पहुँचे। लेकिन ये संवाद हम अभी जारी रखेंगे। अगला प्रश्न मैं आप तीनों से ही पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप तीनों खुलकर अभिव्यक्ति करें, क्योंकि ये हमारा जो सेगमेंट है वो अभिव्यक्ति सेगमेंट है। मुझे वीरेन ने कहा, मुझे आजम ने भी कहा, और बादल आपसे बात हुई तो आपने भी बताया कि अलग अलग उम्र के बच्चे आते हैं। अब उनमें कोई 18 साल का बच्चा भी है, 20 साल का युवा भी है, जो बिल्कुल अपने करियर की स्टार्टिंग की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन न तो उसके पास एजुकेशन है और न ही उसके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। तो वो कैसे इस समाज में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। वीरेन ने हमें बताया कि वो एक वोकेशनल ट्रेनिंग चाहते हैं कि बच्चों को दी जाए उनके स्किल के मुताबिक, लेकिन
मेरा आप तीनों से प्रश्न ये है कि जब तक वो बच्चा कोई एकेडमिक का सर्टिफिकेट लेकर नहीं आएगा, क्या आपको लगता है वो कॉरपोरेट में या सरकारी संस्थाओं में या गैर सरकारी संस्थाओं में क्या वो नौकरी करने के लायक होगा? आप इसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो स्थापित हो सके इस समाज में? देखिए मैम, सबसे पहले हमारा फोकस रहता है, सबसे पहले हमारा जो फोकस रहता है बच्चों को पढ़ाना, एज के अकॉर्डिंग उनके अंदर नॉलेज गेन कराना। अगर 7th क्लास में बच्चा है तो मिनिमम उसको 2nd क्लास में एडमिशन मिलना चाहिए। और उस बच्चे को अगर हम नर्सरी, LKG, UKG वगैरह में डालेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसको उसके हिसाब से एजुकेशन देना, बच्चे को एंट्रेंस करा के स्कूल में एडमिशन कराना। और अगर बच्चा 11-12 साल का है तो उसको भी उसी हिसाब से एजुकेशन देना, थोड़ा सा एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए उसे तैयार करना। अगर बच्चा सीख जाता है, स्कूल में बैठेगा, एडमिशन लेगा, तो बाद में उसके पास में अगर 11वीं बच्चे का एडमिशन होता है 2 साल पढ़ने के बाद, उसके पास 12th की मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर इन केस अगर वो बच्चा नहीं हो पाया, स्कूल में एडमिट नहीं हो पाया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर वो बच्चा किसी संस्थान में अगर काम नहीं भी कर पाता है, तो अगर जो हमारे द्वारा जो अगर स्किल डेवलपमेंट में कुछ एक एक्टिविटी में कुछ एक स्किल आ गई उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं वो अपना काम, स्वयं का काम खुद से भी स्टार्ट कर सकता है या आपके सेंटर में ही वो या स्किल सिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो बच्चा जैसे सीख करके जा रहा है, स्किल सीखा उसने, अभी हमारे सेंटर में सीखा, दूसरी जगह हम खुद उसे रख लेंगे कि दूसरे सेंटर भी जाके बच्चों को करा पाए। जब खुद अगर हमने मान लीजिए कोई नॉलेज उसे दी कि वो कुकिंग अच्छी कर ले रहा है, कुकिंग में अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट करके हम उसको एक शॉप खुलवा सकते हैं उससे थोड़ी सी। आज हम आप कुछ बोलना चाह रहे थे? लास्ट टाइम मैंने देखा था कि बच्चे आते हैं बड़े, जब छोटे बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं तो उनके भी मन में आता है कि हमें भी पढ़ना चाहिए। और हम सबसे यही बोलते हैं कि पढ़ाई की कोई एज नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों के साथ, जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ अगर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं हम उनको अलग ग्रुप में कर, तो हमें बहुत सारे मौके हैं हमारे पास उनको पढ़ाने के। जैसे सरकार ने ओपन लर्निंग भी कर रखी है, जहाँ से हम 10th 12th क्लास भी कर सकते हैं और वो काम के साथ भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि इग्नू है, बच्चे जॉब भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे ही 10th और 12th क्लास का डिस्टेंस एजुकेशन, NIOS नेशनल स्कूल ऑफ, हाँ, तो वहाँ से हम उसको 10th क्लास कराकर बहुत सारे स्किल्स, एक तो है प्रधानमंत्री की तरफ से स्किल्स, कौशल विकास और टाटा इंस्टीट्यूट जो छोटे से हैं, वहाँ से हम कोई ना कोई से स्किल्स का कोर्स कराएं जिससे वो किसी कंपनी में जाके जॉब कर सके। और बादल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप सबसे कम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपकी ऐसी भी कोई प्लानिंग है कि भविष्य में आप कॉरपोरेट से या सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं से जाकर मिलें ताकि इन बच्चों को कहीं ना कहीं सेटल कराया जा सके? इसमें ऐसी भी हमारी प्लानिंग है कि पहले तो हमने ये सोचा था कि जो अभी हमारे वॉलेंटियर्स हैं, अभी हम उन्हें कोई कुछ भी पे नहीं कर पा रहे। सबसे पहले जो हमारे वॉलेंटियर हैं हम उन्हें भी कुछ स्किल सिखाएं अपने, जैसे हमारी कोई टीम है, हम पहले अपने वॉलेंटियर को सिखाएं जब भी वो बच्चों को सिखा पाएं। तो वॉलेंटियर को भी पे करने के लिए सोचा। ये बात बहुत अच्छी है कि वॉलेंटियर, कई बार क्या होता है, जज्बा तो होता है आपके अंदर लेकिन टैलेंट नहीं, तो आप पहले उसमें टैलेंट डेवलप करें ताकि आप उसके जज्बे को पूरी तरह से आप निखार सके और वो आपके बच्चों को आगे बढ़ा सके। आखिरी प्रश्न में क्योंकि ये संवाद हम एक बहुत चरम सीमा पर आ चुका है, और आखिरी प्रश्न में आपसे तीनों से ही पूछना चाहूँगी। आपने बताया 28 सेंटर्स आपके हैं, 7 राज्यों में आप अपने पैर पसार चुके हैं और ईश्वर चाहेगा तो आप और तरक्की करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि आप वही नॉर्म्स, वही ईमानदारी और उसी लगन के साथ आप हर सेंटर को मैनेज कर पाएंगे? उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है कि कहीं भी कोई एक सेंटर आपका नाम न खराब करे, वो आपके नाम को ही बढ़ाए? ये मैं आप तीनों से पूछ, कोई भी आप जी बताइए। मैम देखिए, शुरुआत मैं ये चाहता हूँ क्वांटिटी पे ना काम करके क्वालिटी पे काम किया जाए। बेशक हमारे अभी इतने सेंटर हैं, ठीक है,
इसको ग्रो करने से पहले एक हम अभी अब रुक चुके हैं। हम इसलिए रुक चुके हैं कि हमें अब इससे ज़्यादा नहीं करना, हम अभी पहले इसको डेवलप करेंगे, ठीक है, इस पे काम करेंगे, जब जाके हम थोड़ा फिर एक्स्ट्रा कहीं पैर फंसा लेंगे। पैर तो बहुत बड़े पैसा हमने फैला दिए हैं, क्या इस पे अच्छे से हो पाएगा? लेकिन अभी अभी एक थिंकिंग जो हमने बना रखी है, सोचा ये है कि जो हमारे सेंटर हैं, अलग अलग सेंटर हैं, वैसे हमारा कम्युनिकेट वॉलंटियर के साथ में वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस में होता रहता है, और व्हाट्सएप पे तो डेली बेसिस में होता है, लेकिन जूम और गूगल मीट के थ्रू हमारी मीटिंगें होती हैं। और अब हमने सेंटर पे विजिट करना शुरू किया है। जैसे अब मान लीजिए हमारा सेंटर एक छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, वहाँ हम डेली बेसिस पे नहीं जा सकते। वॉलंटियर जो है वहाँ वो क्या कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, अभी एजुकेशन के एक एनजीओ में कई सारी ऐसी अफवाहें आती हैं कि लोग, अफवाहें हैं या सही में है कि लोग गलत यूज़ करते हैं, बच्चे लोगों को किडनैप किया जाता है, ये सब। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है, सेंटरों पे हमारा विजिट रहेगा, एक टीम रहेगी जो कि सेंटर को विजिट करेगी। विजिट के साथ साथ जो वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ा है उससे एक डिक्लेरेशन क्लियर फिल कराया जाएगा, साथ साथ में उसके साथ में कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है, कि डेली बेसिस पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर वो बच्चा एक जो वॉलंटियर है 1 घंटे हमारा काम दे रहा है, हमें वर्किंग कर रहा है, अगर हम उसे पे करेंगे, एक जज्बा, जैसे आपने बताया, जज्बा होता है, लगन होती है कि मुझे कुछ करना है, तो वो 2 से 3 महीने 4 महीने होती है, खुद से हार जाते हैं या घर वाले हरा देते हैं, कब तक ऐसे करते रहोगे, कुछ काम वगैरह भी कर लो, तो ये रहता है। तो अगर हम उसे वॉलंटियर को मंथली बेसिस पे कुछ भी पे कर दें, तो एक घर वालों को भी लगेगा, जैसे मेरे घर वालों का था कि ये अर्निंग भी कर रहा है और अपना ये भी कर रहा है। तो हम लोग वॉलंटियर को भी अपना कुछ ना कुछ पे करेंगे और धीरे धीरे, और साथ साथ में वॉलंटियर्स को ऑब्जर्व हमेशा करना पड़ेगा हमें, ताकि कुछ गलत एक्टिविटी ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ब्लेम हमारी संस्था पे आएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है जी। तो आप सेंटर के खिलाफ या सेंटर को रिमूव करेंगे या सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके लिए आपने कुछ सोचा? हम मैं देखिए, इसमें ऐड करना चाहूँगा। पहली बात कि हमारे जितने भी सेंटर हैं, जितने वॉलंटियर हैं, ने कहा कि हम हमारा ये है कि हम हर सेंटर पर विजिट करें, उनको जानें कि बच्चों कैसे पढ़ा रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग पॉलिसी होती है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाइल्ड एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है। हम जैसे कि हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, हमारे एनजीओ का नाम है हमारा बचपन, तो बच्चों के साथ भी हिंसा होती है, हरासमेंट होती है। जो टीचर पढ़ा रहा है उसको हर चीज़ की मामूलात, मतलब इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि अगर मैं बच्चे के साथ पढ़ा रहा हूँ तो किन चीज़ों का ध्यान। तो हम अपनी एक अलग पॉलिसी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपना एक अलग ही करिकुलम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को अलग बायलॉज बना रहे हैं। हाँ, कुछ मतलब कि सभी संस्थाओं के हम देख रहे हैं कि किसका अच्छे से चल रहा है एजुकेशन का। सरकारी जो सिलेबस हैं गवर्नमेंट स्कूल के, सीबीएसई के, उनमें जो एक्टिविटी है वो खाली एक्टिविटी हम अपने करिकुलम में यूज़ करें, कुछ ऐसा करें जिससे बच्चे पढ़ने में मज़ा आए, बच्चों को रोज़ मज़ा आए कि अगला सिलेबस ये है तो इसमें हम ये एक्टिविटी करेंगे, फनी गेम करेंगे, ये सीखने को मिलेगा। तो हम एक करिकुलम भी बना रहे हैं, पॉलिसी भी बना रहे हैं, और हमारा ये भी है जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं वो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ सेंटर चला रहे हैं, तो हम उनको भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि अगर एक वॉलंटियर है तो उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, फैसिलिटेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, अगर बच्चों के साथ कुछ समस्या आ रही है तो उसका भी उसके पास समाधान होना चाहिए, अगर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। तो हम उनके साथ भी अलग अलग वर्कशॉप करने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारी स्किल्स उनको सिखाएंगे, जिससे हमारा एनजीओ का नाम, मतलब कि अगर कोई गलत ना करे, हाँ, एनजीओ का नाम आपका एनजीओ दिनों दिन प्रगति करे। आखिरी प्रश्न, क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपको समय समय पर कुछ रोल मॉडल्स और कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल इन विकट परिस्थितियों से उबर कर सामने आए हैं, उनको बच्चों के सामने ले जाया जाए? और एक अभी कुछ टाइम पहले हमारे यूट्यूब पे एक IRS है, मयूर भवन में कार्यरत है, 2 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, अभी IRS की पोस्ट पे ये लोग हैं। वो एक नहीं, कहीं ना कहीं एक हमारे सबके लिए मोटिवेशनल है। वो उनका एक सेशन रखा हमने यूट्यूब पे, सेशन रखा, तो कहीं ना कहीं वो प्रेरणादायक हमारे वॉलंटियर के लिए थे, हमारे बच्चों के लिए थे, इवन हमारे लिए भी थे। उनको 11 साल की एज में
आंखों से दिखना बंद हो गया। और वो जहाँ हमारा सेंटर है ना, वहाँ पे नोएडा में जो सेंटर है वहीं के आसपास ही वो रहने वाले थे, बिहार से आए हुए थे, यहाँ पे रह रहे थे। एक शॉप में अपने माँ बाप के साथ में शॉप में बैठ करके वो अपने पढ़ाई करना और फिर एजुकेशन प्राप्त करी। उनकी वो परिस्थिति थी कि जब एक उन्होंने झेला है और उसके साथ में उनकी आंखें अचानक चली गई। फिर और उस टाइम पे ये 1993 की बात थी जब ऐसी सिचुएशन उनके साथ में हुई। तो उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि जिन बच्चों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उनके लिए सारी फैसिलिटी। अब तो हमारे पास में ऑनलाइन बुक्स आ गई हैं, ऑडियो में आ गई हैं सारी चीज़ें, उस टाइम नहीं था। तो उन्होंने जिस तरीके से मेहनत करके आगे आए तो वो पूरी स्टोरी उन्होंने सुनाई, तो बच्चों लोगों ने भी देखा, बहुत ही प्रेरणादायक उनकी स्टोरी थी। और फिर इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने वॉलंटियर्स के लिए ऑनलाइन सेशन रख लेते हैं। हमारे जितने भी ऐसे शख्सियत हैं जो कि अपने कुछ किया है, उन्होंने प्रेरणादायक लोग हैं, तो उनको दिखा दिया, लोग भी प्रेरित हुए। और इवन सेंटर पे जो एक्टिविटी हम करा रहे हैं, एक बच्चे को प्रोत्साहन मिले, एक अच्छा वो मिले। जैसे वुमेन्स डे हमने सेलिब्रेट किया, स्पेशली गर्ल्स को उसमें पार्टिसिपेशन मिला और वो सेल्फ डिफेंस को लेकर के उनको ट्रेनिंग मिली। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी प्रेरणा मिले कि हम भी कुछ हैं, कुछ कर सकते हैं। और इस तरीके से लोगों से मिलवाना, एक्टिविटी कराना, ताकि बच्चों को एक अपने अंदर में एक लगे कि हमारा स्टेटस कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। तो इस तरीके से उन्हें टाइम टू टाइम इवेंट कराना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे साथ में, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स, देखा आपने कि अगर लगन हो, जज्बा हो, तो कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है। और इसी जज्बे के साथ हमारा बचपन फाउंडेशन की ये पूरी टीम आज हमारे साथ है और अपनी बातों को इन्होंने आपके साथ शेयर किया। आई एम श्योर कि आपको ये हमारा अभिव्यक्ति का अंक ज़रूर पसंद आया होगा। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगली अभिव्यक्ति में क्या खास है ये हमने आपको बता ही दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ामपुर सेंटर के बारे में हम आप तक सूचना पहुंचाएं, आपको पूरी जानकारी दें। और आज के इस अभिव्यक्ति सेशन को मैं दुष्यंत कुमार की पंक्तियों से ही संपन्न करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने दुष्यंत कुमार की पंक्तियों से ही इसका आरंभ किया था। तो बहुत अच्छा लिखते थे दुष्यंत कुमार। उन्होंने लिखा है कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसी जज्बे के साथ आज हमारा बचपन फाउंडेशन के साथ हमने बात की। हम चाहेंगे कि आपको भविष्य में अपने इरादों पर कामयाबी मिले, आप अपने सपनों को, उन बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो श्रुतिपुरी कृष्णायन यूट्यूब चैनल की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और ये शुभकामनाएं देती हूँ कि आप भविष्य में खूब तरक्की पाएं, समाज में खूब नाम करें और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। धन्यवाद, नमस्कार।